वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 4 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कैसे बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम डालेंगे दिनांक, जो भी डेट होगी वो। विषय डालेंगे, ठीक है, इतिहास विषय डालेंगे, केवल इसमें इतिहास। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा प्रकरण, जो भी टॉपिक होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। ठीक है, वो डालेंगे। फिर राइट हैंड साइड पे क्लास, कक्षा जो भी होगी वो। चक्र डालेंगे, पीरियड होगा जो भी वो डालेंगे, अवधि, समय जो भी रहा होगा वो डालेंगे। 30 मिनट्स, 35 मिनट या 25, जो भी आपके कॉलेज में बताया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपको कॉलेज से प्रोवाइड होंगे, अगर कॉलेज नहीं देता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है मौर्य साम्राज्य, तो जो भी टॉपिक होगा हमारा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार मौर्य साम्राज्य से समाज का दृष्टिकोण बदला, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में भी हम ध्यान देंगे, हमने लिखा है छात्रों को यह मौर्य साम्राज्य अगर सरल हो तो किस प्रकार यह मानव का कल्याण करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम लोग टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं उन्हीं को लिखते हैं, जैसे मार्कर, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान की जो भी हम टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं वो उसका बच्चों को पूर्व ज्ञान है या नहीं है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र मौर्य साम्राज्य का पूर्व ज्ञान रखते होंगे, क्योंकि पूर्व ज्ञान रखते होंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों के लिए प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, किसी भी लेसन प्लान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसका प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न कहीं कहीं कॉलेजेस में 5 होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं। ठीक है, और हमारे में 3 बनवाए गए थे तो हमारा 3 है ये। ठीक है, और जो भी होंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वो हमारे क्रॉस क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसी तरीके से होगा। और थर्ड क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हमने यहाँ लिखा पहले छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया। छात्र अध्यापिका क्योंकि लड़की का है तो छात्र अध्यापिका, लड़के अगर लिखेंगे तो यहाँ पे छात्र अध्यापक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो बच्चे उत्तर देंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। फिर अशोक चिन्ह से ही हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो बच्चे उत्तर देंगे अशोक चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। फिर हमने सारनाथ से ही यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनाया, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो इसके बारे में बच्चों को नॉलेज नहीं होगी तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे पूरा जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे बताते हुए ही हम बोलेंगे। ठीक है, कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे हिस्ट्री में 4 पॉइंट बनते हैं टीचिंग के, तो 4 पॉइंट लाइन वाइज होंगे। पहला है, इसमें हम कॉलम बनाएंगे, पहले शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया। तो पहला शिक्षण बिंदु है हमारा मौर्य वंश की स्थापना। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने क्यों युद्ध ना करने की कसम खाई थी। ठीक है, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे तो हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि हम पूरा ये पैरा इतना जितना भी स्पेस होगा इसको पूरा हम फिल करेंगे। ठीक है, आधा अधूरा इसको नहीं छोड़ेंगे। तो स्पष्टीकरण कथन में हमने लिखा है, बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक घननंद घनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकिल्लम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रणकौशल द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम दूसरे पेज में ये देखेंगे। ठीक है, ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है, पहले छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री, फिर श्यामपट्ट कार्य।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था कि पहला क्वेश्चन हमने पूछा तो बच्चों ने उसका उत्तर दिया, तो हम वो छात्र प्रतिक्रिया में लिखेंगे कि बच्चों ने उत्तर दिया है हृदय परिवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन हमने जब पूछा उसके सामने लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर, बच्चों ने अनक्लियर उत्तर दिया तो हमने स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, इसके सामने हम स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम बताएंगे कि कौन सी विधि थी। तो पहले प्रश्नोत्तरी विधि, फिर नीचे लिखेंगे व्याख्यान विधि। ठीक है, फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो ये टीचिंग पॉइंट पढ़ाते टाइम हमने जो भी यूज़ किया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सम्राट अशोक। ठीक है, तो सम्राट अशोक का ये दिखाएंगे। ठीक है, सम्राट अशोक की पिक्चर लगा देंगे हम यहाँ पे और उसी को हम टीचिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे उसको यहाँ लिखेंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, सेम जैसे पहले है वैसे ही। अब शिक्षण बिंदु इसमें हमारा क्या है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि। ठीक है, अब हमारे यहाँ पहला प्रश्न है सेल्यूकस कौन था। ठीक है, बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि क्यों की थी। बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, हम स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासक के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख किया। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण कथन दिया। उसके बाद है सेम वैसे ही बनाएंगे 4 कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो पहला क्वेश्चन है उसके सामने हमने लिखा यूनानी सेनापति। ठीक है, सेल्यूकस कौन था, यूनानी सेनापति था। फिर दूसरे क्वेश्चन का अस्पष्ट उत्तर है तो वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण विधि में सेम वही लिखेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने जो यूज़ किया है वो, जैसे हमने यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है तो चंद्रगुप्त मौर्य की पिक्चर लगाई है। ठीक है, इस तरीके से। और शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, मौर्य प्रशासन। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन बनाया है यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए किस नाम का उल्लेख किया है। अब दूसरा है मौर्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे और हम यहाँ पे क्या देंगे, स्पष्टीकरण कथन। तो हम इसमें लिखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों में मौर्य के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद गठित थी जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों की शासन व्यवस्था थी, प्रांत, जनपद और नगर। गांव इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। ठीक है, ये हमने लिखा, पूरा स्पष्टीकरण दिया। फिर सेम वैसे ही 4 कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। ठीक है, तो छात्र प्रतिक्रिया में पहले क्वेश्चन का आंसर सेंड्रोकोटस, फिर दूसरे क्वेश्चन का अस्पष्ट उत्तर है तो वो लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। ठीक है, अब इसमें सहायक सामग्री में हमने क्या यूज़ किया है वो दिखाएंगे। जैसे मौर्य शासन व्यवस्था का चार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह का ये चार्ट है, चाहे तो इसको हाथ से बनाकर भी लगा सकते हैं जैसे सही लगे। ठीक है, तो इस तरीके का चार्ट हम यहाँ पे लगा देंगे, मौर्य शासन व्यवस्था। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में जो भी पढ़ा दे रहे हैं हमने लिखा है वही यहाँ लिखेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये लिखा। अब आ जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा कलिंग की विजय। अब इसमें पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। अब दूसरा क्वेश्चन है
कलिंग की लड़ाई में कितने लोग मारे गए? तो इसका अस्पष्ट उत्तर होगा, हमें स्पष्टीकरण देना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था, अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय। अशोक ने सोचा कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी खड़ा हो सकता है। कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना की भारी क्षति हुई, लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणामों को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा और उसने फैसला किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। ठीक है, ये हमारा स्पष्टीकरण हुआ। अब इसके सामने सेम ऐसे ही 4 बनेंगे कॉलम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। पहले क्वेश्चन के सामने लिखेंगे इंडिका, फिर दूसरा अस्पष्ट उत्तर वो लिखेंगे और स्पष्टीकरण के सामने सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि और स्पष्टीकरण के सामने आ गया व्याख्यान विधि। ठीक है, सहायक सामग्री में हमने क्या यूज़ किया है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमने यहाँ पे चाणक्य की फ़ोटो लगाई है। ठीक है, जो भी हम अपनी टीचिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हम जो लिखेंगे वो है चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये हो गया। फिर आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। जो भी हमने 4 टीचिंग पॉइंट बनाए हैं उन्हीं से हम एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले से लिया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, दूसरा है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तीसरा कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम था, और चौथा बिंदुसार के बाद मगध का सम्राट कौन बना। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में जैसे हमने पहले लिखते हैं दिनांक, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, विषय जो भी होगा वो, प्रकरण जो हमारा टॉपिक होगा वो लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे टॉपिक को, कक्षा, चक्र और अवधि। ठीक है, वो लिख देंगे। फिर मौर्य साम्राज्य हेडिंग डाल के जो भी हमारे 4 क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण। इसमें हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जैसे मैंने बताया है कि कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे रिक्त स्थान होते हैं, मिलान हो सकता है। ठीक है, या फिर टिक द करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है सही गलत का निशान लगाइए। जो हमने 4 पॉइंट बनाए हैं उन्हीं से हम एक एक क्वेश्चन ले के यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य में मैंने लिखा मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का चार्ट बनाकर लाना है। ठीक है, ये हमने गृह कार्य दिया। होमवर्क देने के बाद यहाँ पे एक लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इस लेसन प्लान से हेल्प मिले अपना लेसन प्लान बनाने में, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।